जिनसे मैंने टेलीविज़न के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिनसे मैं टेलीविज़न के बारे में बहुत कुछ जान पाया, जिनसे मैं ये कह सकता हूँ कि रेमंड्स की आपने एक ऐड देखी होगी जिसको कहते हैं कंप्लीट मैन। तो कुछ वैसे ही आलोक जोशी जी भी हैं, वो कंप्लीट मैन है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाज़ार के भी जानकार हैं, ये अर्थव्यवस्था के भी जानकार हैं, ये राजनीति के भी जानकार हैं, ये बिज़नेस जर्नलिज़्म को जितना बेहतर से समझते हैं, शायद ही इनसे समझने वाला कोई और आपको मिलेगा। तो आलोक जोशी जी भी इस वीक के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपका आशीर्वाद और आपकी बेस्ट विशेज़ हैं, वो मेरे साथ आगे भी बनी रहेंगी। सर, एक गंभीर टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें हमारी वेवलेंथ है, हमारा स्पेक्ट्रम नहीं जाता, वो स्पेक्ट्रम आपका बहुत तेज़ी से वहाँ तक जाता है। वो है भारत और चाइना का विवाद। सर, सीधा-सीधा मेरे को बताइएगा, भारत और चाइना का विवाद बढ़ेगा, घटेगा, या ये अभी थोड़ा लुका-छिपी का खेल चलता रहेगा? डिम्पी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं, और आपने बहुत बड़ी बातें मेरे बारे में कह दी। इतना बड़ा मैं एक मामूली आदमी हूँ, अपना काम करता हूँ, अपने साथ जो मित्र लोग काम करते हैं, और किस्मत है कि हम लोगों ने साथ काम किया है। कुछ आपने मुझसे सीखा होगा, कुछ मैंने आपसे सीखा है, तो आगे ऐसे ही चलती है। और मैं मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपको पता है कि मैं भी अपना एक YouTube चैनल चलाता हूँ, वन आलोक जोशी के नाम से। वहाँ बहुत सारे बहुत लोग सवाल पूछते हैं शेयर बाजार के बारे में। वो समझते हैं कि मैं, क्योंकि बिजनेस चैनल चलाया हुआ है मैंने, तो हर शेयर के बारे में राय दे सकता हूँ। तो अब एक ठिकाना है कि मैं आपको बता सकता हूँ उनको कि आप यहाँ आ जाइए डिप्टी के पास और चलते बाजार में राय ले लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हौसला अफ़ज़ाई के लिए सर, बहुत शुक्रिया। चीन के बारे में जो आपने सवाल पूछा, देखिए बहुत विकट समस्या है ये। कोई इसका जवाब देना मेरे लिए या किसी के लिए भी इतनी आसानी से संभव नहीं है कि ये बढ़ेगा, घटेगा, या अभी ऐसे ही लटका रहेगा। जो आर्मी के सोर्सेस से खबर है, आज सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स का कहना है, उनके हिसाब से ये संकट, ये डी एस्केलेशन भी, मतलब एक तो है कि संकट सुलझ जाए, समस्या सुलझ जाए, वो तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अभी डी एस्केलेशन, जिसका अर्थ है कि अभी जो तनाव है, जो जहां सेना बैठी है किसी जगह, जहां भी, पहला तो हम भारत में, हमारे लिए गंभीर प्रश्न है कि हमारी सरकार हमको ये नहीं बता रही है कि स्थिति क्या है। अभी तक किसी ने इस बात पे कोई बयान नहीं दिया है। भारत के प्रधानमंत्री का बयान चीन में दिखाया जा रहा है, ये कहते हुए कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। अब ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फ्लॉ है, ये सोचिए। दूसरी हमारे लिए संकट की स्थिति ये है कि हमने चीन के साथ, एक तो किसी के साथ भी आज की तारीख में, इस 21वीं सदी में, दुनिया में किसी के साथ भी, किसी भी देश का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी सैनिक संघर्ष हो जाए, वो दोनों के लिए नुकसानदेह होना है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। उसको जिस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, वो एक तरीका है कूटनीति। कूटनीति क्या चल रही है या नहीं चल रही है, ये समझना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि एक ही दिन में 3 अलग-अलग बयान हमारे सामने आए। प्रधानमंत्री का बाद में आया, उससे पहले रक्षा मंत्री ने बोला, और उससे पहले विदेश मंत्री ने बोला। तीनों बयान एक से नहीं थे। इसके बाद हुआ ये कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, उसने चीन में भारत के राजदूत का एक इंटरव्यू किया और भारत में चीन के राजदूत का एक इंटरव्यू किया। ये दोनों इंटरव्यूज ऐसे हुए कि इसके बाद नाराजगी जाहिर की गई। प्रसार भारती ने कह दिया कि हम पीटीआई की सर्विस देने पर विचार करेंगे, हम रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि ये एंटी नेशनल काम करती है। उसने जो बातें की, उनका खंडन सरकार की तरफ से नहीं आया है किसी भी एक बात का, कि इस इंटरव्यू में ये गलत बात कही गई है, इसको ठीक किया जाए, ये कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन उनको धमकी दे दी गई। तो मैं ये आपसे कह सकता हूं कि आज की तारीख में कोई भी समझदार आदमी, दोनों तरफ, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि चीन के पास बहुत माइट है, उनके पास बहुत पैसा है, बड़ी ताकत है, तो वो भारत को कुचल देंगे, तो संभव नहीं है। तो अगर लड़ाई हो गई खुदा न खास्ता, तो दोनों को भारी नुकसान होगा, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसलिए दोनों सरकारें कोशिश करेंगी कि किसी भी तरह इसमें जंग की हालत ना आए, इस मामले को किसी तरह सुलझाया जाए। और पीछे भी होता रहा है इस तरह के विवादों में। भारत और चीन के बीच में 1962 में लड़ाई हुई थी, उसके बाद से अब तक तो बीच बीच में झड़प होती है, फिर सेटलमेंट हो जाते हैं। उम्मीद ये करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल
ये मसला सुलझेगा, लेकिन कब सुलझेगा और उसकी किस देश की, हमारे देश की और चीन की राजनीति पर कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। भारत में लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में हमारे देश की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए चीन का इस्तेमाल हो रहा है। उधर चीन का हाल अगर आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अखबार कल शाम के जो आए हैं, आज तो आएंगे, उनके हिसाब से चीन हांगकांग में कुछ हरकत कर रहा है बड़ी। वो लगातार हांगकांग पर अपना दबाव बढ़ा रहा है, जिसके लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में समस्या झेलनी है। तो एक तरह का डिफ्लेक्शन उसने चीन लद्दाख में, अरुणाचल में भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा करके क्रिएट किया। वो भारत पर यह दबाव बनाकर रखना चाहता है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ, खासकर उन देशों के साथ खड़े होंगे जो हमारे दुश्मन है या जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। हम बॉर्डर पर आपको परेशान करेंगे, बॉर्डर से घुसाएंगे, हमला कर देंगे कि नहीं करेंगे, अलग कहानी है, लेकिन परेशान करेंगे वाला संदेश साफ है। और एक प्रोवोकेशन माना जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब बयान दिया, तो उसमें उन्होंने कश्मीर की बात की, साथ में उन्होंने कहा कि हम पीओके भी ले लेंगे और अक्साई चिन्ह भी ले लेंगे, अगर आपको याद हो। कहा जाता है कि इस बयान से चीन को एक तरह से चिढ़ हुई है, वो प्रोवोक हुआ है। उसको लगता है कि ये एक विवाद वर्षों से ठंडे बस्ते में था, इसको क्यों पोक किया जा रहा है, इसलिए इसको उन्होंने उसके जवाब में ये हरकत की है। इसलिए आज ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम अगर अपने देखें देश के चैनल, जो जनरल टेलीविजन चैनल्स हैं, वो तो जिंगोइस्टिक मोड में चढ़ जाओ, हमला कर दो, यहाँ तक कि एंकर लोग खड़े होकर बता रहे हैं कि चीन, तो मतलब ऐसा लगता है कि भारत की सेना चढ़ेगी और चीन को मसल के आधे घंटे में लौट आएगी और उसके बाद वो टेलीविजन पे इंटरव्यू देना शुरू करेगी। लेकिन सच दरअसल ऐसा नहीं है, सच बहुत खतरनाक है। युद्ध कभी किसी के लिए भला लेके नहीं आता, युद्ध हमेशा अशांति का सबके लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि हुआ मेरी है, रीजनिंग ऐसी है, लेकिन क्या हमको जो बाजार से जुड़े लोग हैं, जो व्यापारी या जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं चाइनीज में या कुछ और कंपनीज में जो पैसा एफडीआई के तौर पर आता है, उनको ये डर या जो मैं कहूँगा थोड़ा सहमा सापन है, ये कितना टाइम और रखना पड़ेगा? ये 2 महीने, ये 3 महीने हम सहमते रहे, हम 4 महीने सहमे, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारा डर भाग जाएगा? ये डर आज से 2 साल पहले नहीं था सर। तो अब देखिए, इसमें कई तरह की इसके साथ अंडर करेंट्स हैं, जिनको अंतर कथाएं कह सकते हैं हिंदी में। इसमें कई कहानियां हैं जो आपको पढ़नी होंगी, और ये समस्या हो गई है इस देश की। ये बड़ी समस्या है कि हर फैसला किसी न किसी तरह राजनीति से जुड़ना ही चाहिए, राजनीति के फैसले हैं, लेकिन चुनावी राजनीति से जुड़ जाता है। और अब आने वाले हैं 2 चुनाव, बंगाल और बिहार के। उनको लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये इनमें से कई घटनाएं क्या उससे जुड़ी हुई हैं। तो दूसरा, अगर आप कंपनियों की नजर से देखिए, आज ही नितिन गडकरी का बयान आप अखबारों में देख लीजिए, और भारत सरकार ने फैसला किया है कि रोड प्रोजेक्ट्स में, टेलीकॉम में, तमाम जगह चाइनीज कंपनियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। सवाल यह है कि जहां इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिनके एग्रीमेंट हो चुके हैं, जैसे आप बड़ा हेडलाइन के अंदाज में आया, दिल्ली के पास जो सड़क का एक ठेका था जिसमें चाइनीज कंपनी को टेंडर में L1 थी, वो यानी लोअर टेंडर उसका था, मेरठ वाला, उसमें कैंसिल कर दिया गया कि ये चाइनीज कंपनी को नहीं मिलेगा। लेकिन मुंबई का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसमें काम चल रहा है और इसमें चाइनीज कंपनी काम कर रही है, उसका क्या होगा? भारत और चीन के बीच जो व्यापार है, $76 बिलियन हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, 2017-18 का आंकड़ा है, और $13 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट था। दिखने में ऐसा लगता है कि $65 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है भारत और चाइना के बीच। लेकिन एक आपकी बड़ी भारी फार्मा इंडस्ट्री चाइना के इंपोर्ट पर बड़ी बुरी तरह डिपेंडेंट है, उसको बहुत वहां से API फॉर्मुलेशंस मिलते हैं जिनके बिना उनका गुजारा मुश्किल है। आपने देखा ही होगा कि चाइना का वो एक कंसाइनमेंट क्लियर करने का ऑर्डर हो गया कि कस्टम में फंसा हुआ था, उसको क्लियर किया जा रहा है। एप्स आपने डिलीट कर दिए, चलिए अभी उस पर भी विवाद है,
टिकटॉक के जो भारत के प्रमुख हैं मिस्टर गांधी, उन्होंने उस पर बयान दिया कि टिकटॉक ने तो वीडियो का काम का लोकतांत्रिकरण किया, हमने उन लोगों को वीडियो बनाने और उससे पैसा कमाने की हैसियत में ला दिया जिनको इससे पहले टेलीविजन वाले तो उनको शक्ल नहीं देख सकते थे, यूट्यूब पर भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो अब कोई आदमी अपनी शक्ल सूरत की परवाह किए बिना वीडियो बना सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। ये हमारे सामने उदाहरण। इसी तरह आप हार्डवेयर पे आइए, कहा गया कि आप चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदिए। आप जिस लैपटॉप से या जिस कैमरे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता आपके एंड पे क्या है, मैं एक एप्पल का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास एक एप्पल का फोन है और ये दोनों मेड इन चाइना है। चाइनीज कंपनी शाओमी ने बयान जारी किया, उनके इंडिया हेड ने बताया कि साहब जो शाओमी है, जिसको आप चाइनीज कह रहे हैं और कह रहे हैं इसका बहिष्कार कर दीजिए, वो किसी भी मेड इन इंडिया कंपनी से ज्यादा मेड इन इंडिया है। आप जिस एप्पल के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं वो पूरी तरह चीन में बन के आता है और मैं शाओमी इंडिया में बनाता हूं और इसमें 65% कंपोनेंट इंडिया का बना हुआ है। इसके अलावा मैं 50,000 लोगों को नौकरी दे रहा हूं इस देश में। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप कैसे डीकपल करेंगे? और जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, उनका कहना है कि ये कोई रातों रात ये नहीं हो सकता है। आपको इस वक्त सुनने के लिए, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं तो हम सब उत्साह में आ जाएं और कहें भाई, जब शास्त्री जी ने कहा था कि एक वक्त खाना खाइए, देश मुसीबत में है, कोई हर्ज नहीं है अगर देश मुसीबत में है और हमारे एक वक्त खाना खाने से वो मुसीबत टल सकती है तो उसको टालने की कोशिश तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे खाने के बावजूद इस देश में अनाज बर्बाद होता रहे तो फिर ये समझदारी नहीं है। और मेरा मानना है कि इस वक्त आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। बाजार में लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। फिलहाल वो जिन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जिन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, अगर उनका कोई चाइनीज कनेक्शन है, अगर वो भारतीय कंपनी है और अपना सारा काम चीन से करवाती है, तो आपको सावधान रहना है। अगर वो ऐसी कंपनी है जिसमें चीन का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सावधान रहना है। तो जब तक ये मसला सेटल नहीं हो जाता है, कम से कम ठंडा नहीं पड़ता है, तब तक इस बारे में भारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसी कंपनियां हैं जो चाइनीज नहीं है, उनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कंसोर्टियम्स में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वो चाइनीज कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में है। L&T अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है जहां वो चाइनीज कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में है। और कंपनियां, वो कैसे पैन आउट होगा, कैसे उसका नतीजा निकलेगा, सरकार कब तय करेगी। अब जैसे ऐप पर अभी फैसला नहीं हुआ है, उनको कहा गया है कि आइए मिलिए, बात करिए, समझाइए हम करना क्या चाह रहे हैं। दरअसल ये सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं है। इच्छा तय हो गई है कि हाँ, हम चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि क्या आप चीन को सबक सिखा लेंगे ये करके? जितनी हमारी जीडीपी है उतना चीन के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और चीन को सबक सिखाने के चक्कर में जब हम चीन से, मैं कहता हूं बिल्कुल बंद कर दे, कल सरकार तय कर ले कि चीन से कुछ नहीं खरीदेंगे, आप कोई नहीं लेगा, हम ही नहीं लेंगे। ऐसे में हम जो चीजें चीन से आ रही हैं, जिन इंडस्ट्रीज को, ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपोनेंट्स चीन से आ रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट कहाँ से होगा? क्या उसके लिए हम सबको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी? जो भी कंज्यूमर उसको खरीद रहे होंगे, जरूरी नहीं कि मैं खरीदूं आप खरीदें। ये बड़े विकट प्रश्न हैं जिनका जवाब मिलना है, लेकिन ये मसला अभी उलझा हुआ है और इसमें ये दिमाग से ज्यादा दिल का मसला है। अब लोगों के मन पे लगी हुई है कि साहब चीन ने हमारे साथ खुराफात की है, इसको सबक सिखाया जाना चाहिए, और सरकार लगातार इस दबाव में रहेगी। सरकार अगर चाहे भी कि नहीं वो जल्दी सेटल कर ले तो, और साथ में चुनाव की बात मैंने आपको बताई, चुनाव आ रहा है। बिहार रेजिमेंट के शौर्य का बहुत जिक्र हुआ पिछले दिनों। तो जिस बिहार रेजिमेंट में, बिहार 16 में पूरे देश के सैनिक हैं जो शहीद हुए, उनको आप उनकी लिस्ट देख लीजिए। वो देश के अलग अलग हिस्सों से थे, लेकिन नाम क्योंकि बार बार बिहार का आ रहा है, कल के प्रधानमंत्री के संदेश में भी बिहार का जिक्र हुआ। लगता ऐसा है कि अभी बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, इनके बाद ही आपको किसी तरह की शांति, सेटलमेंट, इस तरह का ऐलान सुनने को मिल पाएगा।
बहुत शुक्रिया सर, आपसे अच्छा लगा, आपसे सारी बातें जानकर। एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर के तौर पर मैं समझ पाया हूँ कि हाँ, मेरे को क्या करना है, क्या मेरी सोच होनी चाहिए, और एक राजनीतिक अपनी कीमत को आप समझ पाए। इसके लिए मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि आप एक कंप्लीट फैन है मार्केट और अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल से। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी और आपका आशीर्वाद मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पूरी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ।